The third section of your unit describes the importance of संस्कृत लैंग्वेज कि संस्कृत का क्या किरदार है इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर। तो माना ये जाता है कि संस्कृत इज़ द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज, कि सबसे ज़्यादा पुरानी ज़बान जो है वो संस्कृत लैंग्वेज है, दैट वाज स्पोकन इन एंशियंट इंडिया। ये सजेशन जो थी ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में आई और 19th सेंचुरी में लिंग्विस्ट जो थे उन्होंने आफ्टर स्टडीज़ और आफ्टर सम रिसर्च इस चीज़ को साबित किया कि संस्कृत जो है ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है जो कि एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब संस्कृत जो है ये जो ग्रीक लैटिन और जर्मन लैंग्वेजेस की भी मदर लैंग्वेज थी, ये उससे रिजेम्बलेंस रखती है और उसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो इस लैंग्वेज ने प्रिजर्व की हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो कुछ ग्रामेटिकल फीचर्स जो हैं उनको कंपेयर किया गया है इस चीज़ को सजेस्ट करने के लिए कि मे भी जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं और जो संस्कृत लैंग्वेज है दे मे हैव द सेम ओरिजिन, यानी कि ये सिस्टर लैंग्वेजेस हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू बी जो वर्ब है, यानी कि आई एम या यू आर या इट इज़, टू बी टू एग्जिस्ट होता है ना कि अपनी एग्जिस्टेंस साबित करना, उसकी एग्जांपल दी गई है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इंग्लिश में जो है वो आजकल आप एम कहते हैं, ठीक है। सो एम का मतलब है आई एम, ठीक है। गोथिक में एम, लेटर में सुम, संस्कृत में अस्मी और ग्रीक में ईमी, ठीक है। अब ये मी, अब आप देखें कि हर एक में एम का साउंड जो है ना, मा का साउंड कॉमन है। सो ये अगेन को इंसिडेंस नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वर्ड है आर्ट, आर्ट का मतलब है यू आर, ठीक है। और गोथिक में इसको इस कहते हैं, लैटिन में एस है, संस्कृत में सी है और ग्रीक में ई है, ठीक है। और ऐसे ही इस है तो इट इज़ या इस्ट, एस्ट, एस टी, एस टी, ठीक है। और ऐसे ही सिंडोन आर, यानी कि वी आर। और गोथिक में सीजम, सुमुस, समस, एसमन। अब ये सारे आप देखें तो इनमें साउंड्स, कोई ना कोई साउंड जो है ये सारे वर्ड्स के अंदर कॉमन है। ऐसे ही यू आर है और दे आर है, ठीक है। जो आखिरी आखिरी लाइन है इसको आप यू आर और दे आर की वेरियस वर्जन्स इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके सामने है, ठीक है। तो जो एंडिंग्स हैं तकरीबन वो मिलती जुलती हैं और उससे सजेस्ट ये होता है कि संस्कृत जो है ये भी it may have the same origin as the other इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो इस वजह से संस्कृत लैंग्वेज जो है उसकी काफ़ी अहमियत है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की जो फैमिली है इसके अंदर। सो जी, इंडो यूरोपियन जो फैमिली ऑफ लैंग्वेज है इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यू ऑलरेडी नो कि वो लैंग्वेजेस जो कि एक फैमिली से या जिनके ओरिजिन सेम होता है उसको फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कहा जाता है, ठीक है। और जो इंडो यूरोपियन फैमिली है लैंग्वेजेस की, इसके काफ़ी ज़्यादा नाम रहे हैं। एक ज़माने में इसको आर्यन लैंग्वेज के नाम से कहा जाना जाता था। आर्या जो है ये लोग थे जो कि हिंदुस्तान में आबाद थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, ठीक है। जो कदीम तहजीब है, ठीक है। और समझा जाता है कि ये उन लोगों की ज़बान थी। तो इट वाज नेम्ड एज आर्यन लैंग्वेज, हाउएवर दिस नेम इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। अब इसको जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाद में इसको इंडो जर्मैनिक का नाम दिया गया, लेकिन इंडो जर्मैनिक में जर्मैनिक पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस था, तो इस वजह से जर्मैनिक को भी निकाल दिया गया, क्योंकि अनड्यू सिग्निफिकेंस दी जा रही है जर्मैनिक लैंग्वेज को ना। तो अब इट इज़ termed as Indo-European language. Indo-European language is the name given to it because of the fact of the geographical location of this language family. ये जो लैंग्वेज फैमिली है ये एशिया पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट और ये जो एरियाज़ हैं इनमें और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनके अंदर ये फैली हुई है। तो मतलब कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं और जो हमारी लैंग्वेजेस हैं दे हैव द सेम ओरिजिन। तो जो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है इट एक्चुअली बिलोंग्स टू अनदर, इसकी भी पेरेंट लैंग्वेज है, उसको यूरेशियन लैंग्वेजेस के नाम से भी जाना जाता है।
तो वहाँ से अब यूरेशियन लैंग्वेजेस जो थी दे वर नॉट इन द रिटन फॉर्म, वो सिर्फ स्पोकन फॉर्म में थी। उसके बाद इंडो यूरोपियन जब आई तो यहाँ से राइटिंग का जो है वो आगाज़ हुआ, ठीक है। अब ट्रेस जब आपने करना होता है लैंग्वेजेस को, उनके ओरिजिन को जब आपने ट्रेस करना होता है तो फिर आप जो है उनकी जो डिसेंडेंट लैंग्वेजेस हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। डिसेंडेंट अब जो लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस के जो कि अभी भी सरवाइव कर रही हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ फिर ऑटोमेटिकली पाई जाती हैं। जैसे सिमिलैरिटीज़ हमने ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई की, काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं, साउंड उन्होंने बुनियादी जो है वो रिटेन रखी हैं अभी तक ना। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज लैंग्वेज फैमिली जो है इसके डिसेंडेंट्स जो हैं ये 11 मेजर लैंग्वेजेस हैं जो कि इसकी डिसेंडेंट्स हैं। इसमें इंडियन, अब इंडियन की आगे बेताशा मज़ीद लैंग्वेजेस बन चुकी हैं। ईरानियन लैंग्वेज है, ईरानियन की भी आगे बेताशा बन चुकी हैं। आर्मीनियन है, हेलेनिक है, हेलेनिक को आप ग्रीक भी कह सकते हैं। अल्बेनियन लैंग्वेज है, इटैलिक लैंग्वेज है, बेल्ट सेल्विक लैंग्वेज है, जर्मेनिक लैंग्वेज है, केल्टिक लैंग्वेज है। केल्टिक जो थी ये इसमें जो मॉडर्न डे आपका आयरलैंड है यहाँ इस इलाके में बोली जाती थी। इसके अलावा हिटाइट लैंग्वेज है और टुकारियन लैंग्वेज है। अब ये हिटाइट, टुकारियन ये तकरीबन एक्सटेंट हो चुकी हैं, दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट। केल्टिक लैंग्वेज जो है ये भी शायद इसको रिवाइव करने की जो वो कोशिश की जा रही है, इट इज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। तो ये 11 मेजर लैंग्वेजेस हैं जो कि इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से आगे निकली, ठीक है। अब आगे इनकी फिर जर्मैनिक है जैसे, तो जर्मैनिक की सब मतलब कि लैंग्वेजेस या उसकी आगे से जो ऑफ शूट्स हैं उनमें इंग्लिश है, डच है, जर्मन, मॉडर्न डे जर्मन लैंग्वेज है, स्वीडिश लैंग्वेज है, नॉर्वेजियन है, इसी तरीके से रोमन लैंग्वेज है। तो रोमन में फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगीज़, ठीक है। केल्टिक है तो आयरिश, गेलिक, स्कॉटिश, वेल्श लैंग्वेज है, इसमें से निकली वेल्श ख़त्म हो चुकी है, अब उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आर्मीनियन लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, अल्बेनियन लैंग्वेज है, और इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस जो हैं जो कि हमारे खत्े में बोली जाती हैं। इसकी आगे से दो मतलब के ब्रांचेस बन गई, एक इंडिक लैंग्वेजेस और ईरानियन लैंग्वेजेस। इंडिक लैंग्वेजेस वो जो कि इंडिया के खत्े में बोली जाती हैं जिसमें हम भी आते हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, पंजाबी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस दे belong to the Indic family of languages. On the other hand, ईरानियन जो है इसमें फ़ारसी, पश्तो, कुर्दिश, ताजिक जो है ये उस लैंग्वेज फैमिली से उसकी ऑफ शूट्स हैं ईरानियन लैंग्वेज की, ठीक है। तो अब एक इन लैंग्वेजेस का बैकग्राउंड, एक इनकी बुनियाद जो है वो मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हाउ कम कि ये सारी लैंग्वेजेस, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आई कैसे, उनकी वजूहात क्या हैं और इन लैंग्वेजेस का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड दैट इंग्लिश इज़ एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एंड सो इज़ ईरानियन, so is Urdu, so is Hindi, so is French एंड सो इज़ रशियन एज वेल, ठीक है। यूक्रेनियन, चेक, पोलिश, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये इंडो यूरोपियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। अरेबिक इसमें नहीं आती, ये बात भी याद रखिएगा। अरेबिक लैंग्वेज का ताल्लुक जो है वो सिमेटिक लैंग्वेज लैंग्वेजेस की फैमिली से है, और इसमें हिब्रू जो है अरेबिक लैंग्वेज है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बोली जाने वाली काफ़ी ज़्यादा ज़बानें जो हैं वो उस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। आल दो कि रस्मुल ख़त जो है अरबी का और फ़ारसी का वो सेम है, although they share a lot of words, however they do not belong to the same language family, they belong to the different language families. अब हम एक एक लैंग्वेज जो है उसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जो कुछ आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है उसको हम वन बाय वन उन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस की, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो हमारा इलाका है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, इसके अंदर जो बोली जाती हैं प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अंदर इनको इंडियन लैंग्वेजेस कहा जाता है। इसमें संस्कृत जो लैंग्वेज है वो इन सब की मदर लैंग्वेज है, वो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। और जो वेद्स हैं जो कि हिंदू मज़हब की सेक्रेड बुक्स हैं वो संस्कृत लैंग्वेज, एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखी गई हैं। और
किसी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के अंदर जो ओल्डेस्ट लिटरी किताबें हैं वो वेद्स ही हैं, ठीक है। 4 वेद्स हैं, ऋग्वेदा है, सामवेदा है, यजुर्वेदा है और अथर्ववेदा है, ठीक है। इनमें मुख्तलिफ हवालों से पहली बुक जो है वो हिम्स की कलेक्शन है, दूसरी बुक में आर्ट ऑफ सिंगिंग के हवाले से बताया गया है, तीसरी बुक में सेक्रिफिशियल नॉलेज है, चौथी बुक जो है वो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके हवाले से गाइडेंस मुहैया करती है। और ये चारों किताबें जो हैं ये मिल मिला के जो हिंदू ब्राह्मण फ़िलासफ़ी है उसकी बुनियाद रखती हैं, ठीक है। और इन्होंने उस रिलीजन को जो कि एक ज़माने में ऑरली ट्रांसमिट किया जाता था उसको इन राइटिंग जो है वो प्रिजर्व कर लिया, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट जो डेट दी जाती है अबाउट द राइटिंग ऑफ दीज बुक्स इज 1500 BC, ठीक है। सो इट इज़ बिफोर द टाइम ऑफ एरिस्टोटल, इट इज़ बिफोर द टाइम ऑफ प्लेटो, ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 years बिफोर दैम, ठीक है। 4th century BC में, यानी कि जो ओरिजिन है इन किताबों का उसके आप ये कह लें कि 1406 सॉरी 1496 साल के बाद आके संस्कृत लैंग्वेज जो है उसको एक ग्रामेरियन था पनीनी, और पनीनी को हिस्ट्री का पहला मतलब ग्रामेरियन कहा जाता है। उसने इसको इन राइटिंग या रिटन फॉर्म के अंदर वो लेकर आया और उसने इसके रूल्स वगैरह फिक्स्ड फॉर्म वगैरह डिफ़ाइन की कि जी इस तरीके से इसको लिखा जाना चाहिए। उससे फिर जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई। जब लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज सिंप्लीफाई होती है तो इट गिव्स बर्थ टू अ न्यू लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड द क्लासिकल संस्कृत। और इसके अंदर क्लासिकल संस्कृत जो है इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडियन लिटरेचर जो है वो एग्जिस्ट करता है। जो दो इंडिया की फेमस एपिक्स हैं महाभारत और रामायण, ठीक है, जो कि आज तक परफॉर्म की जाती हैं इंडिया के अंदर, ये इसी क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हैं, जो कि पनीनी की रेफर्मेशन और उसकी ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसने दिए संस्कृत लैंग्वेज के उसके बाद जो है वो लिखी गई। तो क्लासिकल संस्कृत जो है इसका एक हाई स्टेटस था उस दौर के इंडिया में, और आज भी जो है इसको लर्नड लैंग्वेज यानी कि स्कॉलरली लैंग्वेज के तौर पे जाना जाता है, इसका मुताला किया जाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट स्पोकन एनी मोर, स्पोकन फॉर्म इसकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा और बेताशा लैंग्वेजेस थी जिन्होंने लिटरी फॉर्म इख्तियार की। एक इनमें से पाली लैंग्वेज है। पाली लैंग्वेज जो थी इट वाज स्पोकन बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन दी 6th century, और इसके अंदर मतलब बुद्धिज़्म का जो लिटरेचर है और जो उनकी नॉलेज वगैरह है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इनमें से और काफ़ी ज़्यादा डायलेक्ट्स निकला है जो कि आज कल के जदीद दौर के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर बोले जाते हैं। इसमें उर्दू भी शामिल है, इसमें हिंदी भी शामिल है, इसमें पंजाबी भी शामिल है, मराठी भी शामिल है, और इसके अलावा बेताशा लैंग्वेजेस जो कि इस पूरे रीजन के अंदर बोली जाती हैं। ऑल दीज लैंग्वेजेस इनकी जो रूट्स हैं दे कैन बी ट्रेस टू द क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज। अच्छा, हिंदी और उर्दू जो है जो मौजूदा दौर की हिंदी है उसमें और उर्दू में मेन डिफरेंस ये है कि हिंदी को जो संस्कृत करैक्टर्स हैं यानी कि संस्कृत का जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा जाता है, और ऑन दी अदर हैंड जो उर्दू है इट इज़ रिटन इन द मिक्सचर स्क्रिप्ट ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक, अरबी और फ़ारसी के अल्फाज को मिलाकर उनमें से जो अल्फाज निकाले गए उनके अंदर हम उर्दू लैंग्वेज को लिखते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो हिंदी है वो जो एंशियंट संस्कृत थी जिन अल्फाज में उसको लिखा जाता था उन्हीं अल्फाज के अंदर उन्हीं करैक्टर्स के अंदर उसको लिखा जाता है आज भी। जो ईरानियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, ईरानियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस इज स्पोकन इन द ईरानियन प्लेट्यू टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। और जो इंडो यूरोपियन पॉपुलेशन थी जो यहाँ सेटल हुई उनके साथ साथ कुछ इंडियन जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो भी सेटल हुए। इस वजह से जो दोनों ग्रुप्स का इंटरेक्शन हुआ तो फिर इस वजह से दोनों ये जो लैंग्वेजेस हैं ईरानियन और संस्कृत या फिर जो प्रेजेंट डे इंडियन लैंग्वेजेस हैं ये आपस में कुछ ना कुछ फीचर्स जो है वो शेयर करती हैं। अब जो लैंग्वेजेस होती हैं वो
लोगों की माइग्रेशन के साथ मूव करती हैं, जहाँ जहाँ लोग जाते हैं वहाँ वहाँ उनकी लैंग्वेज मूव करती है। इंग्लिश की जब आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता है कि जब सॉरी सैक्सन्स, एंजल्स और जूट्स जो थे, जब वो जर्मेनिक इलाकों से उठकर आए तो वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेकर आए। लेटन जब आए, लैटिन लोग जो थे, लैटिन लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, रोमन, तो वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेकर आए। तो इसी तरीके से ये लोग जहाँ जहाँ चले गए ईरानियन, तो ये अपनी लैंग्वेज को अपने साथ लेकर गए, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज है इट हैज़ बीन कैरिड आउट टूवर्ड द साउथ ऑफ रशिया, यानी कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ तक ये लैंग्वेज जाती है। सेंट्रल चाइना जो है, वहाँ तक भी ये लैंग्वेज जो है वो गई है। अच्छा, ये जो इलाका है, ये इलाका बहुत लंबे अरसे तक सिमेटिक जो इन्फ्लुएंस है उसके अंदर रहा है। अब सिमेटिक बेसिकली तो यहूदियों को कहा जाता है आजकल के दौर में ना, ठीक है। लेकिन ये कि सिमेटिक फैमिली जो है ऑफ लैंग्वेजेस, ये एक अलग से फैमिली है और इट इज़ सेंटर्ड इन अफ्रीका। और जो हिब्रू लैंग्वेज है, जो नॉर्थ अफ्रीका की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी कुछ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वो सिमेटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से ताल्लुक़ रखती हैं। तो जहाँ तक जो ओल्डेस्ट रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है वो सिमेटिक स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब ईरानियन को ओरिजिनली जो है वो सिमेटिक में लिखा जाता था। इस इलाके पे सिमेटिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर ऐसा टाइम पीरियड आया कि हालात जो थे वो थोड़े चेंज हुए। तो जो ईरानियन लैंग्वेज की ज़्यादा पुरानी टेक्स्ट हैं वो हमें सिमेटिक स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई मिलती हैं। अब वो चूँकि सिमेटिक स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई हैं, सिमेटिक इज़ द मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट, तो उनको कंप्रीहेंड करना, उनको समझना मुश्किल है। लेकिन जो मिडल पीरियड है ईरानियन लैंग्वेज का, जो लेटर पीरियड है, जिसको मिडल ईरानियन पीरियड कहा जाता है या फिर पहलवी भी कहा जाता है, उसमें जो लैंग्वेज थी, जो स्क्रिप्ट था, वो मौजूदा दौर के स्क्रिप्ट से मिलता जुलता है। और ये जो मिडल टाइम पीरियड की ईरानियन लैंग्वेज थी, इट रिमेन्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान फ्रॉम 226 टू 652 एडी। और ये लैंग्वेज जो है इट इज़ द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डे पर्शियन, जो आजकल पर्शियन बोली जाती है उसकी एंसेस्टर जो है वो मिडल ईरानियन लैंग्वेज है, ठीक है। और ये जो पर्शियन लैंग्वेज है इसको फ़ारसी भी कहा जाता है, ठीक है। और फ़ारसी जो है इट हैज़ बीन मीडियम ऑफ लिटरेचर, इट हैज़ बीन मीडियम ऑफ कल्चर इन द प्रेजेंट डे ईरान सिंस द 9th सेंचुरी। 9वीं सदी से आगे आगे यही लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत मशहूर एपिक लिखी गई है, उस एपिक का नाम शाहनामा है, और हम सब इस शाहनामे से तकरीबन जो है वो वाकिफ़ है, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज जो है, इसके अंदर अरेबिक अल्फाज का भी काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर है, ठीक है। और इसकी कुछ ऑफ शूट्स हैं। ऑफ शूट्स मतलब ये कि इसने कुछ मज़ीद लैंग्वेजेस को जन्म दिया है। अफ़गान या फिर आप जिससे पश्तो कहते हैं, ये भी ईरानियन लैंग्वेज या फ़ारसी की ऑफ शूट है। जो आपकी बलोची लैंग्वेज है वो भी इसी लैंग्वेज की ऑफ शूट है, ठीक है। और ये जो लैंग्वेजेस हैं ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, कुर्दिस्तान और इवन के ताजिकिस्तान तक, यहाँ तक ये लैंग्वेजेस जो हैं बोली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये आर्मीनियन लैंग्वेज है। तो आर्मीनियन इज़ लैंग्वेज दैट इज़ spoken in the region that is toward the east of the Black Sea and south of the Caucasus Mountain। काकेशियन का नाम सुन रखा होगा ना, काकेशियन पीपल, ठीक है। सो वो इसी माउंटेन के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उस इलाके के लोगों को काकेशियन पीपल कहा जाता है, ठीक है। तो आर्मीनियंस इस एरिया के अंदर आके सेटल हुए इन समवेयर बिटवीन द 8th एंड द 6th सेंचुरी बीसी। अब जो ये लोग वहाँ पे सेटल हुए तो ऑलरेडी वहाँ पे एक नेटिव पॉपुलेशन मौजूद थी, उनकी एक अपनी लैंग्वेज थी। आर्मीनियंस जो थे, जो उनकी लैंग्वेज थी वो लोकल लैंग्वेज के साथ मिक्स हुई, लोकल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हुआ, और एक्सेंट जो था आर्मीनियंस ने वो लोकल लोगों का अपना लिया, ठीक है। आर्मीनियन लैंग्वेज के अंदर ग्रामेटिकल जेंडर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसा कि उस रीजन की लैंग्वेजेस जो हैं उनके अंदर भी ग्रामेटिकल जेंडर एग्जिस्ट नहीं करता।
ग्रामेटिकल जेंडर होता क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो जनरल थिंग्स हैं उनको भी जेंडर असाइन कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जी, अच्छा कुर्सी जो है उसका जेंडर क्या है और मेज़ का जेंडर क्या है, ठीक है। तो साउंड से हमें ये लगता है कि मेज़ जो है उसका जेंडर मेल है और कुर्सी का जेंडर जो है वो फीमेल है, ठीक है। ऐसे ही शहर हैं, कराची है, तो लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो इनके जेंडर क्या हैं। तो आर्मीनियन जो लैंग्वेज है उसमें जेंडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि बायोलॉजिकल है, यानी कि मैन वुमन तो है। इसी तरह एनिमल्स जो हैं उनके भी जेंडर्स हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं जिनका जेंडर नहीं होता, उनको जेंडर जो है वो असाइन नहीं किया गया, ठीक है। सो ग्रामेटिकल जेंडर जो है इसकी आपको दोबारा से मैंने कहा रिवाइज करा दूं, समझ आ गई होगी। 5वीं सदी के अंदर 5th सेंचुरी में आर्मीनियन लैंग्वेज के अंदर बाइबल डिस्कवर की गई कि देयर वाज अ बाइबल व्हिच वाज रिटन इन द आर्मीनियन लैंग्वेज। और इसके अलावा फिर बाकी भी लिटरेचर डिस्कवर हुआ, एंड मोस्ट ऑफ द लिटरेचर दैट इज डिस्कवर्ड इन आर्मीनियन लैंग्वेज इज ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस नेचर, ठीक है। एक ज़माने में आर्मीनियन लैंग्वेज को ईरानियन लैंग्वेज के तौर पे क्लासिफाई किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है, इट हैज़ बीन इन द डोमिनेशन ऑफ द पर्शियन पीपल फॉर ऑलमोस्ट 400 ईयर के 400 साल तकरीबन फ़ारसी लोगों ने यहाँ पे हुक्मरानी की है। और फिर जो ईरानियन यानी कि एंशियंट या फिर मिडल पर्शियन लैंग्वेज है उसकी वोकेबलरी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है हमें आर्मीनियन लैंग्वेज के ऊपर। इसके अलावा जो आर्मीनियन लैंग्वेज है, it has been enriched by its contact with the Semitic languages, the Greek language and the Turkish languages, क्योंकि ये सारा वही एरिया है। तो इन सारे लोगों का आपस में इंटरेक्शन था, तो इस वजह से वोकेबलरी जो है वो इनरिच होती चली गई। जैसे कि आज हमारे यहाँ उर्दू के अंदर ऑलरेडी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की कि न्यू न्यू वर्ड्स जो हैं दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, हाउएवर दीज वर्ड्स दे आर नॉट ऑफ द उर्दू ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेलेनिक लैंग्वेजेस की। तो हेलेन जो है हेलन से निकला है, हेलेनिक वर्ड, और हेलन ऑफ द ट्रॉय, शी वाज अ ग्रीक वुमन, सो इट मींस द फैमिली ऑफ द ग्रीक लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जब हम हेलेनिक लैंग्वेजेस यानी कि ग्रीक लैंग्वेजेस का की बात करते हैं, तो उसमें एजियन आइलैंड जो है ये अहमियत रखता है। ये एक आइलैंड है जो कि एग्जिस्ट करता है टर्की और ग्रीस के बीच में, ठीक है। इस आइलैंड पे ग्रीक्स का भी कब्जा रहा, इसमें टर्किश लोग भी आए, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली सॉर्ट ऑफ बैटल ग्राउंड रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायलेक्ट्स जो हैं मिक्सचर हुए, ठीक है। और उसके बाद ये जो लोग थे जब इनको यहाँ से निकाला गया, सो दे सेटल्ड इन द मेन ग्रीस लैंड, ठीक है। यूनान के अंदर ये लोग जाके सेटल हुए और वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन थी उनके साथ इन लोगों का डायलेक्ट जो है वो जाके मिक्स हो गया, ठीक है। अब ग्रीक जो है वो बड़ी मशहूर लैंग्वेज है, आपको पता ही है। लिटरी वर्क्स जो हैं जिसमें होमर ने इलियड लिखी है, ओडिसी लिखी है, ये सारी की सारी इसी लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा हम लिटरेचर के अंदर जो अपनी स्टडीज़ का आगाज़ करते हैं वो भी हम ग्रीक राइटर से ही करते हैं। हमें पता है कि देर इज़ a dramatist named Aeschylus, there is a dramatist named Euripides, और फिर कॉमेडी के अंदर एरिस्टोफेन्स का नाम है, सोफोक्लीस का नाम ट्रेजिडी के अंदर मशहूर है। हिस्ट्री में हम देखें तो हेरोडोटस का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। फिर फिलोसफी में प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस का नाम, सोक्रेटिस वाज द ओरिजिनल टीचर, उसके बाद प्लेटो उसका प्यूपल था, एरिस्टोटल जो है ही वाज द प्यूपल ऑफ प्लेटो। तो इस के अंदर जो है वो फिलॉसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा मवाद जो है इस लैंग्वेज के अंदर महफूज है, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज थी जिस लैंग्वेज के अंदर ये मटेरियल महफूज है, ग्रीक जो था ना, यूनान जो उस दौर का था, वो एक यूनिफाइड कंट्री नहीं था, ठीक है। इट वाज अ कंट्री दैट कंसिस्टेड ऑफ सिटी स्टेट्स। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप देखें एंशियंट हिस्ट्री में, तो यहाँ पे हर एक जो इलाका है, मखसूस इलाका, उसमें राजे महाराजे हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही जो यूनान था वो भी
छोटी छोटी रियासतों के अंदर तकसीम शुदा था, जिसमें स्पार्टा का नाम है और एथेंस का नाम जो है, ये दो रियासतें मशहूर थी। तो एथेंस जो था, इट इट वाज कल्चरल हब, ये हब था लिटरेचर का, ये हब था कल्चर का। जितनी भी लिटरेरी एक्टिविटीज, जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल होते थे, वो सब के सब यहाँ पे हुआ करते थे। अनटिल एक दिन आया कि जब एथेंस को स्पार्टा के हाथों शिकस्त हुई। तो लेकिन जो स्पार्टा के लोग हैं, सॉरी एथेंस के जो लोग हैं, उनका डायलेक्ट जो था उसको एटिक कहा जाता था। एटिक डायलेक्ट, एटिक डायलेक्ट जो है वही मशहूर डायलेक्ट है एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज का, और एटिक की ही स्टडी की जाती है, क्योंकि इसी डायलेक्ट के अंदर होमर, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोफोक्लीज, ये जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं, यूरिपिडीज है, सब ने इसी डायलेक्ट के अंदर लिखा है। ठीक है, तो एटिक जो डायलेक्ट था ग्रीक लैंग्वेज का, अब चूंकि यूनान उस दौर में इल्म का एक गहवारा था, साइंस का जो है वो, और तहजीब जो थी वो सारी की सारी यूनान से निकलती थी। फिर आपको पता है सिकंदर आज़म निकला, उसने पूरी दुनिया को फतह कर डाला। ठीक है, सो ग्रीक जो लैंग्वेज थी, इट बिकेम द इंटरनेशनल लैंग्वेज, और उसका जो एटिक डायलेक्ट है इट बिकेम द इंटरनेशनल, और इसने पूरी जगह पे ये इजिप्ट के अंदर, मेसोपोटामिया के अंदर, एशिया माइनर के अंदर, हर जगह पे ये लैंग्वेज बोली जाने लगी। ठीक है, आज जो है जो वैरायटीज़ एग्जिस्ट करती हैं उस एंशियंट ग्रीक लैंग्वेजेस की, उसकी दो वैरायटीज़ हैं, उसको डिमोटिक ग्रीक और पॉन्टिक ग्रीक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द अल्बेनियन लैंग्वेज। तो अल्बेनियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज जो है, इट एग्जिस्ट इन द रीजन दैट इज टुवर्ड द ईस्ट कोस्ट ऑफ द एड्रियाटिक सी। अल्बेनियन लैंग्वेज को समझा यह जाता है कि जो एंशियंट इलीरियन लैंग्वेज थी, इलीरिया की एक रियासत हुआ करती थी एंशियंट टाइम्स के अंदर, कि उसकी जो रियासत की जो ज़बान थी, इलीरियन लैंग्वेज उसे कहा जाता था, जिसके बारे में अब हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। ये उसकी डिसेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन अब हम इस चीज़ को असर्टन नहीं कर सकते, असर्टन इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि इलीरियन लैंग्वेज का नॉलेज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अल्बेनियन जो है लैंग्वेज, इट इज़ ट्रेस बैक टू द 5th सेंचुरी, के 5वीं सदी से हमारे पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं टुवर्ड दी अल्बेनियन लैंग्वेज। अच्छा, अब ये जो इलाका है, इट हैज़ बीन सब्जेक्ट टू द कंक्वेस्ट फ्रॉम द रोमन्स, के इसको रोमन्स ने फतह किया, उसके बाद इसको ग्रीक्स ने फतह किया, फिर टर्किश पीपल आए, उन्होंने इसको फतह किया। ठीक है, तो ओरिजिनल जो अल्बेनियन लैंग्वेज है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। इनिशियली इसको जो है वो हेलेनिक यानी कि ग्रीक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के साथ जो है वो रखा जाता था। हाउएवर अब इसको इंडिपेंडेंट एक जो है वो अल्बेनियन लैंग्वेज को बना दिया गया है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, कि जिसके असल जो रूट्स हैं उसको ट्रेस करना मुश्किल है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ द इटैलिक लैंग्वेज, जो कि यूरोप के काफ़ी वसी इलाकों के अंदर बोली जाती है। इटैलिक लैंग्वेज जो है, इटैलिक का नीचे ट्री भी आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो रूट्स हैं दे बिलोंग टू रोम। ठीक है, एंशियंट जो रोम था, वहाँ से जो इटैलिक लैंग्वेज है, और इटैलिक से फिर आगे लेटिन लैंग्वेज निकली। ठीक है, इसकी रूट्स जो है वो एंशियंट रोम के साथ एसोसिएटेड हैं। लेटन जो थी वो मेन लैंग्वेज थी जो कि रोम के अंदर बोली जाती थी, और लेटन के साथ कुछ अदर लैंग्वेजेस थी जो कि इटैलिक लैंग्वेज के डायलेक्ट से, जिसमें ऑस्कन लैंग्वेज और अम्ब्रियन लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन जो कंडूसिव क्लाइमेट या इन्वायरमेंट जो था वो ज़्यादा लेटिन लैंग्वेज को मिला, और इस वजह से लेटिन लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा ग्रो कर गई। अब ज़ाहिर है रोम जो था, वो रोम के अंदर लेटिन लैंग्वेज बोली जाती थी, तो लोग जो थे वो रोम के अंदर आके सेटल होना पसंद करते थे बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस। उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस भी शामिल हैं, उसमें ज्योग्राफिकल पोजीशन, और उसमें पॉलिटिकल पोजीशन जो थी रोम की वो भी शामिल है। इस वजह से ज़्यादातर लोग वहाँ पर आके सेटल होना पसंद करते थे। तो जब ज़्यादा लोग वहाँ पर आएंगे तो उसी इलाके की वो लैंग्वेज को अपनाएंगे। तो यही हुआ, इस तरीके से लेटिन जो है वो एक मेन लैंग्वेज के तौर पर उभर कर
सामने आई एंशियंट रोम के अंदर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में रोम के नॉर्थ वेस्ट में जो इलीरियन लैंग्वेज जिसकी हमने ऊपर बात की, जिसे अल्बेनियन लैंग्वेज निकली है, उसकी कुछ डायलेक्ट बोले जाते थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे हो गए, ठीक है, ख़त्म हो गए। और ये जो इटैलिक लैंग्वेज के बाकी दोनों डायलेक्ट से, ऑस्कन और अम्ब्रियन, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। और लेटन जो थी वो इटैलिक लैंग्वेज की मेन ब्रांच के तौर पर उभर कर आई, ठीक है। अब लेटन लैंग्वेज जो है, इसमें से आगे जो लैंग्वेजेस निकली हैं वो सारी की सारी अहम लैंग्वेजेस हैं। फ्रेंच लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेजेस, स्पेनिश, पुर्तगीज़, रोमेनियन। और ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं इनको रोमांस लैंग्वेजेस कहा जाता है, बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रोमन लैंग्वेज दैट वाज लेटन लैंग्वेज। तो इस वजह से इनका नाम जो है वो रोमांस लैंग्वेजेस भी है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, लेटिन जो थी ये गॉल का जो इलाका था उसकी मेन लैंग्वेज के तौर पर उभर कर सामने आई। अब गॉल जो है ये आजकल एग्जिस्ट नहीं करता, हाउएवर इन एंशियंट टाइम्स इट वाज एन एरिया, एक जिसमें मॉडर्न डे फ्रांस, बेल्जियम, ठीक है, इसके साथ ये सारे इलाके जो हैं इनको एक नाम दिया जाता था गॉल का, ठीक है। एंड बिकॉज दैट एरिया वाज कंकर्ड बाय द रोमन्स, तो इस पूरे इलाके में फिर लेटिन लैंग्वेज जो थी वो मेन लैंग्वेज के तौर पर उभर कर सामने आई, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका, मेडिटेरेनियन आइलैंड्स, कुछ वेस्टर्न रीजन, और इनके अंदर भी लेटिन लैंग्वेज फैल गई। और जब बरतानिया को फतह किया रोमन्स ने, तो फिर बरतानिया के अंदर भी लेटिन लैंग्वेज जो है वो फैल गई, ठीक है। आज भी लेटिन लैंग्वेज जो है, जो उसका मॉडर्न वर्जन है, जो जदीद वर्जन है, वो इन रीजन्स के अंदर काफ़ी इलाकों के अंदर यूज़ होता है जहाँ पे जो इलाके फ़तह किए गए थे, ठीक है। लेटिन अमेरिका आपने सुन ही रखा होगा, लेटिन अमेरिका एक जो पूरा लतीनी अमेरिका है, एक पूरा हिस्सा है कि जिसमें ये लेटिन लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। ऑलरेडी बताया मैंने आपको कि ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको रोमांस लैंग्वेजेस कहा जाता है, और जो रोमांस लैंग्वेजेस में फेमस लैंग्वेजेस हैं वो फ्रेंच, इटालियन, पुर्तगीज़ और स्पेनिश है, ठीक है। पुर्तगीज़ और स्पेनिश लैंग्वेज जो है इनमें बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है इन द टर्म्स ऑफ द साउंड्स एंड इन द टर्म्स ऑफ वोकेबलरी एज वेल। लेकिन अ, फिर भी इनके डिस्टिंक्ट जो है वो नेम्स एंड बिकॉज ऑफ द कंट्रीज इन विच दे वर स्पोकन। इटालियन लैंग्वेज जो है इट हैज़ सर्वाइव्ड अगेन टिल डेट इन द मॉडर्न डे रोम, के जो आज रोम है या इटली का जो इलाका है उसके अंदर इस लैंग्वेज ने सर्वाइव किया है, ठीक है। और इसके सर्वाइवल की कुछ रीजंस भी हैं, उसकी रीजंस जो हैं वो लिटरेचर है। लिटरेचर जो है वो काफ़ी रिच है उस एज की लैंग्वेज का, जिसमें पर्टिकुलरली दांते का अगर आप, तो दांतेज डिवाइन कॉमेडी जो है इट इज़ वेरी पॉपुलर पीस ऑफ लिटरेचर इन among all the literature of the western nations। इसके अलावा पेट्रॉक है और बोकाचियो, ठीक है, इनके नाम जो हैं, पेट्रॉक ने सोनेट की फॉर्म इंट्रोड्यूस कराई, बोकाचियो जो है इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए जो आपके वेस्टर्न राइटर से, पर्टिकुलरली जो इंग्लिश राइटर्स थे, उन्होंने इन तीनों राइटर से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हासिल की, ठीक है। सो रेनेसां जो है, यानी कि जो रेनेसां जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है या रिवाइवल ऑफ द लर्निंग है, वो चीज़ भी इसी लैंग्वेज के अंदर, इटालियन के अंदर ओरिजिनेट होती है, क्योंकि इटली से जो है वो रेनेसां का आगाज़ होता है, जब कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि जो रोमन एम्पायर है उसका फॉल होता है, और जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स थे वो वहाँ से भागते हैं और वो इटली में आके पनाह लेते हैं, तो वो अपने साथ किताबें लेकर आते हैं। वो किताबें लेटिन लैंग्वेज में थी, उनको इटालियन के अंदर ट्रांसलेट किया गया, और फिर इस तरीके से जो एक वो लर्निंग और एंशियंट जो साइंसेस और एंशियंट फिलॉसफी थी उसके अंदर लोगों का फ्रेश एक इंटरेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो रेनेसां जो है वो आप पढ़ेंगे जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सो उसमें आप ये सारी मूवमेंट्स और ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दी बेल्टो सेल्विक लैंग्वेज, ठीक है, स्लेविक लैंग्वेज की। तो बेल्टो स्लेविक लैंग्वेजेस की जो अपना ब्रांच है, इट हैज़ इट्स रूट्स इन दी ईस्टर्न यूरोप, और इसको डिवाइड किया जाता है बेल्टिक लैंग्वेज के अंदर और स्लेविक लैंग्वेज के अंदर,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, बेल्टिक की आगे मज़ीद डिवीजन्स हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द प्रूशियन लैंग्वेज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। देन लिथुएनियन है और लैटवियन है। ठीक है, लिथुएनियन जो है इसको आज भी जो मॉडर्न डे लिथुनिया की स्टेट है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। अराउंड 3 मिलियन पीपल यानी कि 30 लाख लोग तकरीबन इस लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है ये इम्पोर्टेंट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। उसकी रीज़न ये है कि इस लैंग्वेज की संस्कृत लैंग्वेज के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। जो ओल्ड फीचर्स हैं वो इस लैंग्वेज ने प्रिजर्व की हैं। ठीक है, तो इससे इंडिकेशन फिर हमें अगेन वही मिलती है कि ऑल दीज लैंग्वेजेस दे आर एसोसिएटेड, इनका ताल्लुक है एंड दे हैव द सेम ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, बेल्टिक और स्लेविक लैंग्वेजेस जो हैं अराउंड द 7th और द 8th सेंचुरी ये मे बी सेम लैंग्वेजेस होंगी, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर जो है वो तब्दीली आती गई एंड दे डिवाइडेड इनटू फर्दर two languages. The next language family that we are going to talk about is the Germanic family, and it is an important family as our beloved English. She belongs to this लैंग्वेज। अब ये जो मैंने इंग्लिश के लिए शी का वर्ड यूज़ किया है ना, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रामेटिकल जेंडर असाइन करना। ठीक है, जो एग्जांपल आई थी ना पहले ग्रामेटिकल जेंडर की बात हुई थी, तो लैंग्वेज को जेंडर असाइन करना, दैट शी इज स्पोकन इन दिस पार्ट ऑफ, तो इट इज़ कॉल्ड द ग्रामेटिकल जेंडर। तो जो जर्मेनिक ब्रांच ऑफ लैंग्वेजेस है दे कम फ्रॉम द प्रोटो जर्मेनिक लैंग्वेजेस, और प्रोटो जर्मेनिक लैंग्वेज जो थी इट वाज स्पोकन वे बिफोर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द लैंग्वेज एग्जिस्ट। सो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, जर्मेनिक लैंग्वेज है ये भी। ठीक है, और जो लैंग्वेजेस जर्मेनिक लैंग्वेज से फर्दर निकली हैं उसको देखने के लिए आपको इसका ट्री देखना पड़ेगा। 4 मेजर इसकी ऑफ शूट्स हैं जर्मेनिक लैंग्वेज की, जिसमें ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट जर्मेनिक और फिर प्योर जर्मेनिक लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट प्रोटो जर्मेनिक। इसमें से वेस्ट जर्मेनिक निकलती है। वेस्ट जर्मेनिक की एंग्लो फ्रीसियन और नेदरलैंडिक जर्मन दो ब्रांचेस हैं। एंग्लो फ्रीसियन में इंग्लिश और फ्रीसियन लैंग्वेज है। नेदरलैंडिक जर्मन में नेदरलैंडिक लैंग्वेज और जर्मेनिक लैंग्वेज है जो आजकल के जर्मनी में बोली जाती है। फिर नॉर्दर्न जर्मेनिक लैंग्वेज जो है इसमें वेस्ट स्कैंडिनेवियन और ईस्ट स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस निकली। वेस्ट स्कैंडिनेवियन में आइसलैंडिक, फ़रोसी और नॉर्वेजियन है, और ईस्ट स्कैंडिनेवियन में डेनिश और स्वीडिश लैंग्वेज है। इसी तरीके ईस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज जो थी इसमें से गोथिक लैंग्वेज निकली। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ द जर्मेनिक और द प्रोटो जर्मेनिक लैंग्वेज इट गेव बर्थ टू दी अदर लैंग्वेजेस। अच्छा, गोथिक लैंग्वेज जो है इट इज़ एक्सटिंक्ट लैंग्वेज, ये आजकल के दौर में एग्जिस्ट नहीं करती। मॉडर्न टाइम पीरियड में इसका कोई भी स्पीकर जो है वो ज़िंदा नहीं है। हाउएवर जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो ये है कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक नस्ल थी, दे वर नोन एज द गोट्स, और ये वो लोग थे जो कि ये ज़बान बोलते थे। इसमें कुछ रिटन रिकॉर्ड सर्वाइव करता है बेसिकली जो कि इस लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। उसमें उल्फियल्स जो है देयर इज़ अ नेम ऑफ द प्रीस्ट, क्रिश्चियन मिशनरी था, इसने बाइबल को गोदिक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया, और वो जिसकी ट्रांसलेशन है वो आज भी एग्जिस्ट करती है। सो उससे हमें गोथिक लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हासिल होता है। ठीक है, सो नॉर्थ जर्मेनिक जो है ऐसे सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितनी भी हैं उनकी लैंग्वेजेस निकली, और वेस्ट जर्मेनिक जो है लैंग्वेज है इसमें एंग्लो फ्रीसियन, और एंग्लो फ्रीसियन से फिर आगे हमारी जो बिलवर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के जिसको सीखने के लिए और जिसके बारे में जानने के लिए हम इतने पापड़ बेल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो इस लैंग्वेज में से एंग्लो फ्रीसियन लैंग्वेज फैमिली जो है इसमें से निकली। ठीक है, सो ये रूट्स जो है ना इनको याद रखना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो बेहतर ये है कि आप इसके बारे में कोई अच्छा सा चार्ट बना लें ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। या फिर इसके चार्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। बने बनाए चार्ट्स अवेलेबल हैं, उनको आप डाउनलोड करें और उनको आप यूज़ करें, क्योंकि उनके बगैर इन चीज़ों को याद करना मुमकिन नहीं है। अब हम बात करते हैं केल्टिक लैंग्वेज की।
केल्टिक लैंग्वेज जो है एक ज़माने में ये यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती थी। इसमें वेस्टर्न यूरोप का इलाका शामिल है, ठीक है। इसमें गॉल का इलाका शामिल है। गॉल में आपको पता है कि फ्रांस और बेल्जियम और ये सारे इलाके शामिल हैं। वेस्ट जर्मनी, नॉर्दर्न इटली और इवन ब्रिटेन के अंदर केल्टिक लैंग्वेज एक ज़माने में बोली जाती थी और ये मेन लैंग्वेज थी। लेकिन केल्टिक लैंग्वेज जो है आज बहुत ही थोड़े से इसके स्पीकर्स आप ये मतलब के कह लें कि एग्जिस्ट करते हैं फ्रांस के चंद हिस्सों के अंदर, ठीक है, और ब्रिटिश आइल्स के अंदर। केल्टिक की आगे से फिर मज़ीद ऑफशूट्स हैं जिसमें मॉडर्न डे आयरिश है, वेल्श लैंग्वेज है। तो इसमें सबसे बड़ी जो इस फैमिली में से लैंग्वेज है वो आयरिश लैंग्वेज है, जिसके कोई 10-11 लाख स्पीकर्स जो हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस लैंग्वेज ने, केल्टिक लैंग्वेज ने, कोई ख़ास इन्फ्लुएंस जो है वो मॉडर्न डे जो लैंग्वेजेस हैं इनके ऊपर नहीं छोड़ा। कुछ थोड़ी सी वोकेबलरी ओरिजिनल जो है वो उसकी एग्जिस्ट करती है। अब आगे अगर हम कहें कि आयरिश जो है तो वो आयरिश केल्टिक की ऑफ शूट है, इट इज़ नॉट द ओरिजिनल केल्टिक लैंग्वेज, ठीक है। सो इट लैंग्वेज दिस लैंग्वेज इट वाज रिप्लेस्ड बाय लैटिन लैंग्वेज व्हेन ऑल दिस एरिया इट वाज कंकर्ड बाय द रोमन कंकरर्स, ठीक है। जब रोमन्स आए, जब उन्होंने इस इलाके को फतह किया, तो फिर केल्टिक लैंग्वेज जो है इट वाज रिप्लेस्ड बाय द लैटिन लैंग्वेज। आज जो है वो इस ओरिजिनल जो लैंग्वेज है इसके कुछ फ्यू इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कुछ नेम्स हैं और कुछ इक्का दुक्का टेक्स्ट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इस लैंग्वेज फैमिली में जो सबसे छोटी लैंग्वेज है वो कॉर्निश लैंग्वेज है। इसके सिर्फ 600 स्पीकर्स जो हैं वो जिंदा है, ठीक है। और ये जो 600 स्पीकर्स हैं इनको भी आर्टिफिशियली बनाया गया है बिकॉज दिस लैंग्वेज आल्सो बिकेम एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस लैंग्वेज को रिवाइव करना चाहिए, सो दे हैव रिवाइव्ड इट अगेन। कॉर्नवॉल का इलाका है, ठीक है, उससे ये वर्ड निकला है कॉर्निश, जो कि इंग्लैंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पे इसके 600 स्पीकर्स जो हैं। अब ऑब्वियसली चूंकि इस लैंग्वेज को रिवाइव किया जा रहा है तो फिर इसके स्पीकर्स के अंदर इजाफा होगा, ठीक है। फिर हिटाइट लैंग्वेज है। हिटाइट लैंग्वेज एक्सटेंट लैंग्वेज है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन कुछ इसके बारे में रिटर्न रिकॉर्ड्स जहाँ जहाँ से दरियाफ्त हुए तो इट इज़ बिलीव्ड कि एनातोलिया यानी कि मॉडर्न डे टर्की जो है वहाँ पे भी ये लैंग्वेज बोली जाती थी। जो रशियन एरिया है, जो यूक्रेनियन एरिया है, वहाँ पे भी ये लैंग्वेज बोली जाती थी। जो रिटर्न टेक्स्ट मिलती हैं हिटाइट लैंग्वेज के अंदर वो रिलीजियस नेचर की हैं, क्योंकि रिलीजियस रिकॉर्ड जो है उसको ज़्यादा सीक्रेट समझा जाता था इन एंशियंट टाइम्स। और आज जो है वो हिस्ट्री जो है उसको ज़्यादा सीक्रेट समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू दी रिलीजन, ठीक है जी। जो लास्ट लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर वो है टुखारियन लैंग्वेज। द टुखारियन लैंग्वेज जो है इट वाज वंस स्पोकन इन द नॉर्दर्न चाइना, मॉडर्न डे चाइना जो है, और इट हैज़ गॉन एक्सटेंट, ये ख़त्म हो चुकी है। इस फैमिली को दो लैंग्वेजेस में टुखारियन ए, टुखारियन बी के अंदर तकसीम किया जाता है। अब ये टुखारियन ए, टुखारियन बी जो है दे आर नॉट द डायलेक्ट्स, रादर दे आर द डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस। जो रिटन टेक्स्ट हमें इसके मिलते हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि 6th और 8th सेंचुरी एडी के बीच में लिखे गए थे, ठीक है। और ये टेक्स्ट जो हैं ये ट्रांसलेटेड वर्जन है बुद्धिस्ट जो रिलीजियस फिलोसफी है उसकी, ठीक है। जो कि एशिया में आपको पता है कि हमारा ये जो एरिया है यहाँ पे भी स्टूपास मिलते हैं ना आपको, अगर आप उसमें जो ऊपर का आपका इलाका है केपीके का इलाका है, यहाँ पे भी बुद्धा के स्टैच्यूज आपको मिलते हैं। जो नीचे मोहनजोदड़ो हड़प्पा का इलाका है वहाँ पे भी आपको बुद्धा के स्टैच्यूज जो है वो मिलते हैं। तो इस पूरे रीजन में एक ज़माने में बुद्धिस्ट जो थे वो हुआ करते थे, ठीक है। सो उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो टुकेरियन लैंग्वेज के अंदर हमें उनकी ट्रांसलेशन मिलती है। सो ये एविडेंस है कि दिस लैंग्वेज एग्जिस्टेड इन दिस एरिया। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस यूनिट। सो इसमें समझने वाली बातें कम हैं और याद करने वाली बातें जो हैं वो ज़्यादा हैं। सो यू विल हैव टू मेमोराइज दिस यूनिट। जो डिटेल्स हैं वेरियस लैंग्वेजेस की उनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।